हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल प्लस दोस्तों एसआई 2024 की जो वैकेंसी आई हुई है, जो रेलवे सुरक्षा बोर्ड की वैकेंसी है दोस्तों, उसके संबंध में प्राचीन भारत के इतिहास यानी दोस्तों हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। दोस्तों 3 से 4 क्लासों में हम प्राचीन भारत के इतिहास के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो आरपीएफ द्वारा पूछे गए यानी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यह है दोस्तों पहला क्वेश्चन, बुद्ध को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों बात करें बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, तो इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इनका पूरा? गौतम बुद्ध इनका पूरा नाम है। दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे, इनका जो जन्म है वह लुम्बिनी में हुआ था। कहां हुआ था? जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में दोस्तों लुम्बिनी कहां था? कपिल वस्तु में था। कहां था दोस्तों? कपिल वस्तु में था। यहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी महापरिनिर्वाण यानी दोस्तों इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनको दोस्तों मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहां हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में हुई थी, जो वर्तमान दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। कहां है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। इन बातों को नोट कर लीजिएगा। दोस्तों जो भगवान बुद्ध थे, इनको यदि ज्ञान प्राप्त की बात की जाए तो इनको ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। बोध गया कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। और दोस्तों जब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान ने पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। जो दोस्तों पहला उपदेश दिया, इसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र कहा जाता है। क्या दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? चाणक्य को, अमर सिंह को, सुश्रुत को, या दोस्तों महर्षि चरक को? बताइए शल्य चिकित्सा का जनक किसको माना जाता है? दोस्तों शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को माना जाता है। किसको? सुश्रुत को माना जाता है। दोस्तों सुश्रुत इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सुश्रुत, इनका जो नाम है सुश्रुत संहिता भी लिखी थी। क्या लिखी थी? संहिता भी लिखी थी। दोस्तों चरक, जो महर्षि चरक थे, इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। क्या लिखी थी? चरक संहिता लिखी थी। ये भी परीक्षा में दोस्तों पूछी जा सकती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों जो सुश्रुत थे, ये आचार्य धन्वंतरी थे। कौन से दोस्तों? आचार्य धन्वंतरी के नाम से भी इनको जाना जाता था। जो माफ करिएगा, सुश्रुत के जो आचार्य थे यानी इनके जो गुरु थे धन्वंतरी थे। कौन थे? धन्वंतरी। भगवान कौन थे? भगवान धन्वंतरी थे इनके गुरु। यह बात भी याद रखिएगा। दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? बुराई से बचाओ, निर्भीकता, ज्ञानोदय, या दोस्तों उपदेश? बताइए बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में जो अभय मुद्रा है, इसका अभिप्राय है निर्भीकता। क्या होता है दोस्तों? निर्भीकता होता है। अभय मुद्रा दोस्तों प्राचीन मुद्राओं में से एक है। कैसी दोस्तों? यह एक प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा दोस्तों सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। यदि आपसे पूछ ले कि अभय मुद्रा जो है किस भावना को प्रदर्शित करती है, तो दोस्तों यह सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। कौन सी भावना दोस्तों? सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा दोस्तों हमेशा दाहिने हाथ में, कौन से दोस्तों? दाहिने हाथ को ऊपर की ओर, दोस्तों दाहिने हाथ को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित करके की जाती है। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? यानी जो दोस्तों विनय है और सुत्त पिटक है, ये किसकी जो है जो ज्ञान था उसका क्या है दोस्तों? एक संकलन है, यानी ज्ञान पूरी तरह से जिसमें समाहित है। गौतम बुद्ध का, ऋषभदेव का, महावीर जैन का, या दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी का? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यह जो विनय है और सुत्त पिटक है, यह गौतम बुद्ध जी की ज्ञान शिक्षाओं का क्या है? ज्ञान का पूरा संग्रह है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन
ए हो जाएगा। दोस्तों त्रिपिटक, त्रिपिटक के बारे में भी आपने सुना होगा, इसको भी नोट कर लीजिए, यहीं पर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आज एक एक क्वेश्चन को दोस्तों हम पोस्टमार्टम पूरी तरह से करने वाले हैं। त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे दोस्तों? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, यह बात नोट कर लीजिएगा। जो दोस्तों त्रिपिटक है, इसकी यदि भाषा की बात करें तो यह पाली भाषा में है, ये अक्सर पूछ लेता है क्वेश्चन। दोस्तों गौतम बुद्ध ने त्रिपिटक लिखे थे, कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन कौन से पिटक थे? ये एक सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया और अभिधम्म पिटक। इनको ही दोस्तों क्या कहा गया है? त्रिपिटक कहा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। दोस्तों नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह करने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए या बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए? बताइए। जो दोस्तों स्तूप थे यह क्यों बनाए गए थे? तो दोस्तों स्तूप सबसे पहली बात तो नोट कर लीजिए, स्तूप का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वह कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहां मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है, यह बात भी नोट कर लीजिएगा। जो दोस्तों स्तूप है ये विशेष रूप से दोस्तों आपको बौद्ध काल में मिलेंगे। किस काल में मिलेंगे? इनका जो संबंध है दोस्तों वह बौद्ध काल से है। किस काल से संबंध है इनका? बौद्ध काल से संबंध है। स्तूप दोस्तों किसी व्यक्ति की चिता, समाधि तथा उसके अवशेषों पर निर्मित एक अर्धाकार का टीला होता है। क्या होता है? एक अर्धाकार का टीला होता है। जो स्तूप शब्द है दोस्तों यह पाली तथा संस्कृत भाषा से लिया गया है। किससे दोस्तों? पाली तथा संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका जो अर्थ है दोस्तों वह टीला है। क्या है? टीला या ढेर है, यह बात याद रखिएगा। तो दोस्तों स्तूप बनाए जाते थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए जाते थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, बौद्ध प्रतीक धम्म चक्र किसे दर्शाता है? प्रथम उपदेश को, जन्म को, अंतिम उपदेश को या दोस्तों मृत्यु को? बताइए दोस्तों। दोस्तों जो बौद्ध प्रतीक अभिधम्म चक्र है यह प्रथम उपदेश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रथम उपदेश को दर्शाता है। दोस्तों जो गौतम बुद्ध जी थे उनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसको दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया। और यदि पूछ ले आपसे गौतम जो बुद्ध जी थे इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया? तो कुशीनगर में दिया। कहां दिया दोस्तों? कुशीनगर में दिया, यह बात याद रखिएगा। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म की घटना का जो प्रतीक है वो दोस्तों कमल और सांड को माना जाता है। किसको दोस्तों? कमल व सांड को गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक माना जाता है। ये सब दोस्तों नोट करते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आपसे पूछ सकता है। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु यानी जो गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण था उसको दोस्तों उसका जो प्रतीक था वह स्तूप था। क्या था? स्तूप था, यह बात नोट कर लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहां पाए गए? एलोरा की गुफाओं में पाए गए, बाघ की गुफाओं में पाए गए, बादामी की गुफाओं में पाए गए या दोस्तों अजंता की गुफाओं में पाए गए? तो दोस्तों ये चित्र कहां पाए गए? अजंता की गुफाओं में पाए गए। जो अजंता की दोस्तों गुफाएं हैं, कहां है? औरंगाबाद में है। कहां दोस्तों? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहां दोस्तों? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहां है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक था? बाघ था, हाथी था, शेर था या गोल्डन ईगल था? बताइए दोस्तों। जो राष्ट्रकूट वंश था इसका शाही प्रतीक क्या था? दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के जो है संस्थापक यदि आपसे पूछ ले तो संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। कौन दोस्तों? दंती दुर्ग साहब इसके क्या थे? प्रथम संस्थापक थे। दोस्तों राष्ट्रकूट जो वंश था इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी मान्यखेत थी। क्या थी दोस्तों? मान्यखेत थी, यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यदि राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा की जो गुफा है उस वहां पे दोस्तों मंदिर का जो एलोरा गुफा मंदिर का जो निर्माण है वह राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। किस शासनकाल में दोस्तों एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ था? राष्ट्रकूट वंश की शासनकाल में। वहां पर जो मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। जो राष्ट्रकूट वंश है दोस्तों इसका शाही प्रतीक क्या था? गोल्डन ईगल था। क्या था दोस्तों? गोल्डन ईगल था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है, समाजशास्त्र कहा जाता है या एपिग्राफी कहा जाता है? बताइए दोस्तों, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, शिलालेखों को पुरालेख भी कहा जाता है, ये बात भी नोट कर लीजिएगा। क्या कहा जाता है? पुरालेख भी इनको कहा जाता है। दोस्तों, शिलालेख क्या होते थे? प्राचीन समय में जो घटित घटनाएं होती थी उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करने का एक प्रमुख स्रोत होते थे शिलालेख। और इनके अध्ययन को दोस्तों एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एपिग्राफी कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, या दोस्तों मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों, जो प्राग ऐतिहासिक काल है आप सभी जानते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वह है दोस्तों पूरा पाषाण काल। क्या है दोस्तों? पूरा पाषाण काल। और दूसरा है दोस्तों मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में निम्नलिखित में से कौन सा पशु हमेशा देखा जाता है? बैल, शेर, लोमड़ी या हिरण? बताइए बताइए दोस्तों। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की यदि मोहरों की बात करें तो इनके आकार की बात करें तो ये त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार भी पाई गई हैं दोस्तों, और ये आयताकार पाई गई हैं, आयताकार भी पाई गई हैं। इसके साथ साथ दोस्तों वृत्ताकार और वर्गाकार के रूप में भी पाई गई हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं इनमें दोस्तों पशु बैल जो है, बैल की जो है दोस्तों, क्या बैल की अक्सर फोटो जो है उसमें देखी गई है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों बैल के साथ साथ बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी आदि के भी दोस्तों चित्र पशुओं के जो है मिले हैं। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12, भारतीय नेपोलियन निम्न में से किसको कहा जाता है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या पुलकेशिन द्वितीय को? बताइए भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त की यदि बात की जाए तो समुद्रगुप्त के शासन काल में दोस्तों सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से दोस्तों गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कृष्ट काल माना जाता है। किसका दोस्तों? गुप्त वंश जो था, इसके जो साम्राज्य है, इसके काल का उत्कृष्ट यदि समय आपसे पूछ ले किसके समय का माना जाता है तो समुद्रगुप्त के समय का माना जाता है। जो दोस्तों समुद्रगुप्त था यह भारत के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। समुद्रगुप्त दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। किसका दोस्तों? जो चंद्रगुप्त प्रथम था इसका उत्तराधिकारी था। कौन? समुद्रगुप्त। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध जो इस इतिहासकार हैं जिनका नाम है, नोट कर लीजिएगा, यह नाम भी पूछ सकता है, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ साहब जो थे इन्होंने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। यह बात नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु, कृष्णा, नंदीवर्मन या दोस्तों महेंद्र वर्मन? बताइए जो पल्लव राजवंश था इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। किसको माना जाता है? सिंह विष्णु को माना जाता है। और जो दोस्तों पल्लव राजवंश है यह दक्षिण भारत का, कहां का दोस्तों? दक्षिण भारत का एक दोस्तों प्रसिद्ध राजवंश था। कहां का था? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध राजवंश था। और पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी दोस्तों वह कांचीपुरम मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? कांचीपुरम मानी जाती है। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों नंदीवर्मन तथा जो महेंद्र वर्मन थे यह पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। ये दोनों पल्लव राजवंश के क्या थे? पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक में से एक थे। दोस्तों जो सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। जो दोस्तों सिंह विष्णु थे जो पल्लव वंश के संस्थापक थे इनको अवनी कौन नाम से जाना जाता है? अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी जानकारी दोस्तों याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? ईसाई धर्म से, बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से या दोस्तों हिंदू धर्म से? बताइए
दोस्तों दिलवाड़ा जो मंदिर है ये कहाँ बना है? ये दोस्तों राजस्थान राज्य में। कहाँ बना है? राजस्थान में बना है। यदि स्थान पूछ ले आपसे तो सिरोही में, राजस्थान के जो सिरोही जिला है वहां पर बना है, सिरोही जिला में बना है। सिरोही जिला में दोस्तों एक स्थान है माउंट आबू। कौन सा है दोस्तों? माउंट आबू। वहां पर दोस्तों इसका जो मुख्य लोकेशन है वहां पर माना जाता है। दोस्तों दिलवाड़ा जो मंदिर है ये 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का इसमें समूह है? 5 मंदिरों का इसमें समूह है। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों जो दिलवाड़ा मंदिर है इसका निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ, यानी 11वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण दोस्तों चालुक्य राजवंश ने करवाया था। किसने दोस्तों? चालुक्य जो राजवंश था उसने दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कराया था। और इसका जो संबंध है वह जैन धर्म से माना जाता है। किससे माना जाता है? जैन धर्म से माना जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक या दोस्तों दिव्यदान? बताइए कौन है जो बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित माना जाता है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है जो बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित माना जाता है? तो वह है दोस्तों अभिधम्म पिटक। यह दोस्तों बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। दोस्तों यह है बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, उनमें से यह एक है। यह बात याद रखिएगा। दोस्तों इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, बस ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? लोथल था, कालीबंगन था, मोहनजोदड़ो था या हड़प्पा था? बताइए। तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल था वह हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा था। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी जी ने की थी। बात करें दोस्तों मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, यह अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है मृतकों का टीला। क्या है दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ? मृतकों का टीला है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। करने वाले कौन थे दोस्तों? राखल दास बनर्जी थे। कौन थे दोस्तों? राखल दास बनर्जी थे। कौन से दोस्तों? राखल दास बनर्जी साहब इसकी खोज करने वाले थे। बात करें दोस्तों लोथल स्थान की, तो लोथल दोस्तों, लोथल जो है यह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। इसकी खोज कब की गई थी दोस्तों? 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954 में की गई थी। दोस्तों लोथल जो है यह भोगवा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। यह बात याद रखिएगा। दोस्तों जो हड़प्पा शहर है यह रावी नदी के तट पर है। किस नदी के दोस्तों? रावी नदी के तट पर स्थित है। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों लोथल जो है, लोथल की खोज किसने की थी यदि आपसे पूछ ले तो एस आर राव ने की थी। किसने की थी? एस आर राव साहब ने इसकी खोज की थी। नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कालीबंगन की। इसका भी दोस्तों पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो कालीबंगन जो स्थान है दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद ने की थी। किसने दोस्तों? अमलानंद साहब ने इसकी खोज की थी। अमलानंद घोष इनका पूरा नाम था। जो दोस्तों कालीबंगन के स्थल में के उत्खनन का जो श्रेय है वह दोस्तों थापर तथा वीवी लाल को जाता है। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। और यह दोस्तों घग्गर नदी के तट पर थी। किसके दोस्तों? घग्गर नदी के तट पर या घाघरा नदी के तट पर यह माना जाता है कालीबंगन। यह बात नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? पांड्य, चोल, पल्लव या चालुक्य? बताइए। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख जो है यह किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों यह चोल राजवंश से संबंधित है। किससे दोस्तों? चोल राजवंश से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं चोल वंश की। तो चोल वंश दोस्तों दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। इस अभिलेख के माध्यम से दोस्तों चोल कालीन जो गांव का प्रशासन था या व्यवस्था थी उसकी जानकारी प्राप्त होती है। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, सिंधु सभ्यता में इनमें से किस स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले? कालीबंगा में, धौलावीरा में, कोटदीजी में या लोथल में? तो दोस्तों धौलावीरा में जलाशयों के साक्ष्य प्राप्त हुए। धौलावीरा कहाँ है दोस्तों? यह गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में, वर्तमान गुजरात में है। और इसकी खोज की बात करें तो दोस्तों 1967
1868 में किसने की थी? जेपी जोशी साहब ने इसकी खोज की थी, यह बात नोट कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें कालीबंगा की, तो दोस्तों जुते हुए जो खेतों के साक्ष्य हैं वह कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। कालीबंगा कहां है दोस्तों? वर्तमान राजस्थान में है। कहां है दोस्तों? राजस्थान में है। दोस्तों कोट दीजी इस स्थल में दोस्तों कासे के चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले। किसकी दोस्तों? कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले, जो कासे की बनी हुई थी और चपटी फलक वाली थी। यह स्थान कहां है दोस्तों? पाकिस्तान में है। वर्तमान कहां है दोस्तों? वर्तमान पाकिस्तान में है। बात करें दोस्तों लोथल की, तो दोस्तों लोथल जो है इस स्थल में 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थान भी कहां है? गुजरात में है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है? फारसी भाषा, उर्दू भाषा, हिंदी भाषा या सिंधी भाषा? बताइए। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो भाषा, किस भाषा में पूछा है अर्थ मुर्दों का टीला है, तो दोस्तों सिंधी भाषा में है। किस भाषा में? सिंधी भाषा में है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों मोहनजोदड़ो है, ये माना जाता है कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का यह सबसे बड़ा स्थल था। कौन सा दोस्तों? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। और यह दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान में है। कहां दोस्तों? वर्तमान पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पर स्थित है। दोस्तों मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागृह मिला। कौन सा दोस्तों? स्नानागार कहां मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी के तट पर है। यह बातें नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या काशी? बताइए। अवध का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों अवध का जो पुराना नाम था वह कौशल था। क्या था? कौशल था। और यह दोस्तों जो 16 महाजनपद थे, कितने? 16 महाजनपद थे, उनमें से एक है। क्या है दोस्तों? 16 महाजनपदों में से एक माना जाता है। याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। और इसकी राजधानी आपसे पूछ ले तो इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। क्या थी? श्रावस्ती थी उस समय। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? ध्रुव, गोपाल, महीपाल या महेंद्रपाल? बताइए। पाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों पाल वंश का जो संस्थापक था वह गोपाल था। और एक प्रकार यह दोस्तों संस्थापक भी था और एक कुशल शासक भी था। पाल साम्राज्य का जो उदय माना जाता है दोस्तों वह 8वीं शताब्दी में माना जाता है। कब माना जाता है? 8वीं शताब्दी में माना जाता है। दोस्तों पाल साम्राज्य में शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। किस धर्म का पालन करते थे? बौद्ध धर्म का पालन करते थे। दोस्तों पाल साम्राज्य के जो शासक धर्मपाल थे, उन्होंने दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों धर्मपाल का आपने नाम सुना होगा। धर्मपाल जो थे इन्होंने विक्रमशिला, कौन सी दोस्तों? विक्रम जो शिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। और इनका संबंध भी किससे था? पाल साम्राज्य से था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22, निम्नलिखित में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को या अथर्ववेद को? बताइए। तो दोस्तों अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। वेदों की संख्या की बात कर लें तो 4 हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? ये चारों लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वह कौन सा है? वह ऋग्वेद है। यह बात याद रखिएगा। दोस्तों ऋग्वेद की बात करें तो इसमें दोस्तों क्या है? इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और दोस्तों 1028 कुल सूक्त हैं, जबकि दोस्तों 10,462 कुल मंत्र लिखे गए हैं। यजुर्वेद दोस्तों 2 भागों में विभाजित है। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद यह दोस्तों यज्ञ से संबंधित है। जो यजुर्वेद है दोस्तों इसका संबंध किससे है? यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उससे संबंधित है। बात करें सामवेद की दोस्तों तो यह चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। ये दोस्तों चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा माना गया है। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। और इस वेद में दोस्तों सामवेद का संबंध संगीत से है। किससे है? संगीत से है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? अथर्ववेद हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन है? हर्ष हैं, अशोक हैं, पुलकेशिन द्वितीय हैं या चंद्रगुप्त मौर्य हैं? बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके हिसाब से क्या हो जाएगा?
रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों रत्नावली की बात करें, प्रियदर्शिका की बात करें या दोस्तों नागानंद की बात करें तो इसके रचयिता कौन है? हर्ष हैं। हर्ष दोस्तों बाण भट्ट के दरबार में कवि थे। हर्ष जो बाण भट्ट के दरबार में क्या थे? कवि थे। इन्होंने दोस्तों रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसी रचनाएं किस भाषा में की थी दोस्तों? संस्कृत भाषा में। ये जो तीनों है किस भाषा में लिखी हैं? संस्कृत भाषा में लिखी हैं, यह बात याद रखिएगा। हर्ष दोस्तों उत्तर भारत का एक महान शासक था। क्या दोस्तों? हर्ष क्या था दोस्तों? उत्तर भारत का एक महान शासक था, यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों हर्ष के साम्राज्य की जो राजधानी मानी जाती है वह कन्नौज मानी जाती है। कौन मानी जाती है? कन्नौज मानी जाती है, यह बात भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? चेर वंश, पांड्य वंश, चोल वंश या पल्लव वंश? बताइए। तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है वह किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है? तो दोस्तों यह चोल वंश के, किसके दोस्तों? चोल वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण चोल वंश के जो शासक थे राजा राम, कौन थे दोस्तों? राजा राम जो थे, राजा राम नहीं दोस्तों, राजा राज इनका नाम था। क्या था? राजा राज थे, इन्होंने करवाया था। जो बृहदेश्वर मंदिर है भगवान शिव जी को समर्पित है। किसको दोस्तों? भगवान शिव जी को समर्पित है, यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों राजा राज चोल के नाम पर राज राजेश्वर मंदिर का भी निर्माण हुआ है। किसका दोस्तों? राज राजेश्वर मंदिर का भी निर्माण हुआ है। दोस्तों जो बृहदेश्वर मंदिर है यदि इसकी शैली आपसे पूछ ले तो ये दोस्तों द्रविड़ शैली में है। किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है। और दोस्तों इसको 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर, विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, यह बात भी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, अनंतनाथ, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव? बताइए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ऋषभदेव जी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह प्रथम तीर्थंकर थे। कौन से थे? प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर की बात करें तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अनंतनाथ जी की बात करें तो ये 14वें थे। किस नंबर के थे? 14वें नंबर थे। और पार्श्वनाथ जी की बात की जाए तो ये दोस्तों 23वें नंबर के थे। यह बात नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहां स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों जो सांची का स्तूप है यह कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने दोस्तों? सम्राट जो अशोक थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। कब कराया था? तीसरी जो शताब्दी थी उसमें कराया था। सांची स्तूप दोस्तों बौद्धों का एक तीर्थ स्थल है। किसका दोस्तों? जो बौद्ध थे उनका एक तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? महान स्तूप के नाम से भी इसको जाना जाता है, यह बात याद रखिएगा। दोस्तों 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था, यह बात भी नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? कालिदास के, अशोक के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या हर्षवर्धन के? बताइए। जो चीनी यात्री फाहियान था इसने दोस्तों किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, किसके दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान इसने भारत का दौरा किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह जो है बौद्ध धर्म व उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। दोस्तों भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा भी किसने की थी? फाहियान ने की थी, यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अपनी भारत यात्रा के दौरान जो है यह फाहियान था, इसने 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में, कहां दोस्तों? पाटलिपुत्र में दोस्तों, जिसको वर्तमान पटना है, जो वर्तमान पटना यानी बिहार की राजधानी पटना है, वहां पर दोस्तों संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। किसका? संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। यह क्वेश्चन भी खूब पूछता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28,
जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह, श्वेतांबर, तीर्थ या वसादिश? बताइए। तो दोस्तों जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? वसादिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वसादिश कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वसादिश जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजा का स्थान होता है। यह दोस्तों मुख्यतः कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कहां दोस्तों? कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों जो वसादिश जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों के क्या होते हैं? मंदिर होते हैं। ये बात भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त, मौर्य वंश, दोस्तों ये वंश लिखा है, ये नाम लिखा है। बिंबिसार, गुप्त वंश, राज राजा, चोल वंश, कनिष्ठ, कुषाण वंश? बताइए कौन सा है जो गलत है? दोस्तों बिंबिसार गलत है। बिंबिसार जो है ये गुप्त वंश से संबंधित नहीं बल्कि दोस्तों हर्यक वंश से है। किससे? हर्यक वंश से इनका संबंध माना जाता है। चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश से है, राज राजा का संबंध चोल वंश से है और कनिष्ठ का संबंध कुषाण वंश से है। बाकी बातें ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230, भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? 1500 से 600 ईसा पूर्व, 336 से 323 ईसा पूर्व, 3000 से 2600 ईसा पूर्व, 550 से 323 ईसा पूर्व? बताइए। तो दोस्तों जो भारत में वैदिक काल की बात की जाए तो इसकी अवधि मानी जाती है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल को दोस्तों वैदिक युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैदिक युग भी कहा जाता है। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। भारत में दोस्तों वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई। किसके दोस्तों? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके बाद भारत में वैदिक काल की शुरुआत हुई। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज के ये PYQ जो प्राचीन भारत के इतिहास के थे आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये पहली क्लास थी। इसी तरह दोस्तों आपके सामने प्राचीन भारत के इतिहास की लगभग 4 क्लासें आएंगी। इसके बाद दोस्तों हम मध्य भारत भी करेंगे और इसके बाद दोस्तों हम मध्य भारत के बाद आता है आधुनिक भारत करेंगे। फिर दोस्तों हम जियोग्राफी भी करेंगे और स्टैटिक जीके भी करेंगे। लेकिन दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ऐसा दोस्तों कहा जाता है, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी 60% तैयारी तो लगभग पक्की हो जाती है। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।